Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a very new chapter in our physics class 11 और आज का जो चैप्टर है वो है आपका मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन के लिए हम लोग यदि अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये देखो, सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए यहाँ पर, मोशन इन अ प्लेन। इसके अंदर में हमारे पास में मेनली जो चीजें होती हैं, देखो एक तो आपके पास में उसमें सेक्शन आपको देखने को मिलेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला, जिसे हम लोगों ने इंडिविजुअली पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। उसके बाद में यहां पर जो सेक्शन आता है वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का सेक्शन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज यहां पर। तीसरा एक जो सेक्शन आता है वो आता है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में भी हमारे पास में जो मेनली बात चल रही होती है वो होती है रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, ये टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और चौथा यदि मैं इसमें सेक्शन बात करूं तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के बारे में एक सेक्शन होता है, छोटा सा है, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं दिमाग लगाना है, बट ये है कि भैया पहले ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट आता है तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल ईजी है। और इसमें लास्ट में आपका एक पोर्शन होता है सर्कुलर मोशन वाला, लेकिन सर्कुलर मोशन को हम लोग यहां पर बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। सर्कुलर मोशन का जो कुछ भी हिस्सा है वो सब कुछ आपका पढ़ा जाएगा वर्क एनर्जी पावर में, वहीं पर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये है आपका एक ओवरव्यू। ये वाला सेक्शन आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इंडिविजुअल चैप्टर की तरह हम लोगों ने इसे पढ़ा है, इसका बुकलेट्स वगैरह सब कुछ आपके पास में कंटेंट अवेलेबल है। सो अब हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन में स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है वहां पर तो धीरे धीरे पहुंचते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। सो हम लोगों ने यदि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर में हमारे पास में यदि ऐसा हो कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है उसकी इक्वेशन यदि मेरे पास में पता है, देन आई कैन कैलकुलेट एनीथिंग व्हाट एवर इज गिवन। मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूं। पोजीशन से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, पोजीशन गिवन है, मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं, मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकता हूं, मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। जो चाहे मुझसे पूछे मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। डिस्टेंस कवर्ड भी निकाल सकता हूं कि भैया कि कहीं पे डिस्टेंस का रिलेटेड कुछ पूछा है तो वो भी मैं निकाल सकता हूं। जो चाहे वो हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। लेकिन अब हम लोगों को जो यहां पर बात करनी है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो भैया यहां पर जब हम लोग बोल रहे थे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक पार्टिकल जो था वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहा था, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। लेकिन व्यावहारिक तौर पर यदि देखा जाए तो ऐसी मोशन हम लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसी मोशन कहां देखने को मिलेगी, जहां पर आपकी रेल चल रही है। बाकी जो आपकी गाड़ियां वगैरह चलती हैं वो क्या एक सीधी लाइन में हमेशा चलती रहती हैं क्या? नहीं, सीधी लाइन में हमेशा चलती नहीं रहती हैं। आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, ये जो सारे गेम्स वगैरह भी हम लोग जो देखते हैं उनके अंदर में, जैसे आपने फुटबॉल को किक मारी तो क्या वो सीधी एक ही लाइन में हमेशा चलती रहती है क्या? नहीं, वो कभी कभी ऊपर हवा में भी उड़ती है। बॉलर गेंद फेंकता है तो क्या होता है, क्या वो सीधी लाइन में रहती है कि हमेशा? नहीं, नीचे आती है, टप्पा खाती है, फिर ऊपर उठती है। और ये जो मोशंस आपके पास में होती हैं, ठीक है, ये जो मोशंस हैं ये कैसी मोशन है, इनको हम लोग सिंगल उससे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो यहां पर उसी को आगे यहां पर बढ़ाया गया है, इसी चीज को क्या किया गया, यहां पर आगे बढ़ाया गया है। मतलब हम लोग यदि बात करें कि मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपके पास में क्या बन गया है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर में यदि कोई पार्टिकल जो है आपका वो कुछ तो भी कैसे तो भी मोशन कर रहा है, सो दिस इज योर मोशन इन अ प्लेन। बेसिकली यदि मैं बात करूं मोशन इन अ प्लेन का एक सिंपल सा मतलब है, मोशन इन अ प्लेन का मतलब हम लोग यहां पर ले रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशंस। ये बात समझ में आ रही है? द्विविमीय गति है, मोशन इन टू डायमेंशंस, दो डायमेंशन में मोशन हम लोगों को लेनी है। अब यहां पर मोशन इन टू डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई
यदि इन मोशन को, ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है, इसे यदि मैंने 2 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर दिया, 2 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर देता हूं, तो एक मोशन दूसरे मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, कोई अफेक्ट नहीं करेगी दूसरी मोशन को। मतलब यदि मेरे पास में कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो इसकी मोशन को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक तोड़ देता हूं अलोंग वाई एक्सिस, और इन इंडिविजुअल को, इसको अलग से सॉल्व कर लूं और इसको अलग से सॉल्व कर लूं, तो ये दोनों जो मोशन है, तो एक्स एक्सिस वाली मोशन वाई एक्सिस की मोशन पे कोई फर्क नहीं डालेगी, वाई एक्सिस वाली जो मोशन है वो एक्स एक्सिस वाली मोशन पर कोई अफेक्ट नहीं करेगी, और लास्ट में यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो मेरा मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करूं, मतलब ऐसा है कि भैया आपके पास में काइनेमेटिकल जो इक्वेशंस हैं, जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, इनको मेरे को 2 बार लगाना है। मतलब कैसे? एक बार लगा दिया अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी, एस एक्स बराबर यू एक्स प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और तीसरा है वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स एस एक्स। ये मैंने अलोंग दी एक्स एक्सिस लगा दिया। बिल्कुल सिमिलर वे में मेरे को अलोंग दी वाई एक्सिस लगा देना है। मतलब ऐसे 2 बार आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। यू वाई प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस का 2ay एस वाई। ये जो प्रीफिक्स लगाए वाई, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स लगाए हुए हैं, इनका सिर्फ इतना उपयोग है भैया ये बता रहा है कि ये जो मोशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये जो मोशन है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और फाइनली इन दोनों को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। तो कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है सर कंबाइन कैसे करेंगे? तो भैया कंबाइन करने के लिए आप जानते हैं कि भैया देखो, यदि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वो कैसे लिखा जाएगा? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। बात समझ में आ रही है? इसी बेसिस पर लिखते ही नहीं लिखते? यस। तो यदि मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर बराबर का वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप। मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, उन दोनों का क्या ले लीजिए? वेक्टर सम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? वेक्टर सम ले लीजिए, वेक्टर एडिशन कर दीजिए, एंड फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक। लेकिन हम लोग इसको जब सीखेंगे, जब हम लोग शुरुआत करेंगे, तो हमारा जो लेक्चर की शुरुआत है वो होने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन से ही, क्योंकि ये एक इसका बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है जिससे हम लोग मोशन इन अ प्लेन को समझ सकते हैं। हालांकि और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रिलेटिव कोई बोट है वो रिवर को क्रॉस कर रही है, तो रिवर ऐसे जा रही है, बोट इसको ऐसे क्रॉस करने वाली, तो क्या होता है? उस रिवर के फ्लो के कारण बोट थोड़ी सी टेढ़ी चलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई 2 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ रही है? ये है यहां पर। अब इसको हम लोगों को समझने के लिए हम लोग अब यहां से अपना मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और उस मेन टॉपिक का नाम है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? ओके। तो भैया ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है? किस प्रकार की मोशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो मैंने क्या बोला कि भाई आप जमीन पे खड़े हो। कहां पर खड़े हो? ग्राउंड पर आप यदि खड़े हो, ये आपका मैंने ग्राउंड बना दिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया? अलोंग दी ग्राउंड जो है वो एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, ऐसे कोई तो भी ग्राउंड है मेरे सामने, ठीक है? और वर्टिकल जो डायरेक्शन है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है मेरे पास में, उसे मैंने वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया। इस प्रकार से मैंने एक एक्स वाई एक्सिस बना दी। अब मैंने यहां पर क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए यू इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर दिया? फेंक दिया। मतलब कैसे? एक फुटबॉल रखी हुई है और फुटबॉल को मैंने जोर से किक मार दी, और किक ऐसे मारी कि बॉल जो है वो हवा में जा रही है। या मेरे पास में एक बॉल रखी थी, मैंने बॉल यहां से ऐसे फेंकी, तो अब ये जो बॉल की जो मोशन है वो मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। या फिर आपका दुश्मन जा रहा है, आपने पत्थर उठा के फेंक मारा, वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, हो क्या रहा है बेसिकली कि यहां से आपने जो ये जो क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया होगा तो वो कुछ इस प्रकार से पाथ लेते हुए जाता है, ठीक है?
ऑब्जर्व करके देखिए, अब यहां पर सामने मेरी दीवार है, मैं फेंक के मारूंगा तो वो लौट के मेरे सर पे टकरा जाएगा, तो मैं वो कर नहीं सकता। बट आप इसको ऑब्जर्व करिए, कुछ इस प्रकार से पाथ यहां पर लेता है। अब यहां पर कुछ चीजों का अजम्पशंस आपको कंसीडर करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या कि भैया यदि सम assumptions which are made over here, जब हम लोग इसे पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या करने हैं, कुछ assumptions कंसीडर करते हैं। उसमें जो पहला assumption है वो है there is no air resistance, there is no air resistance, मतलब वायु प्रतिरोध नगण्य है। मतलब कैसे है कि हवा चल नहीं रही है, हवा एकदम रुकी हुई है। कभी कभी आपने देखा होगा, जो लोग वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं उनको मालूम होगा, या फिर क्रिकेट में भी कई बार हो जाता है, जैसे हल्की बॉल होती है, प्लास्टिक वाली बॉल लो, तो वो जो छोटे बच्चों को खिलाने के लिए बॉल लेते, मालूम है इतनी बड़ी प्लास्टिक की लाल कलर की बॉल मिलती है। कई लोग बोलेंगे सर हमारे गांव में नीली मिलती है, कोई बात नहीं, नीली बॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लाल से थोड़ी मुझे कोई मोहब्बत है, ठीक है। तो ये जो बॉल है इसको आप ऐसे उछालो और ऐसे फट करके मारो तो क्या होगा, हवा में ना वो स्विंग करते हुए जाएगी, मतलब कैसे ना वो डायरेक्शन अपनी चेंज करती हुई जाती है, बराबर है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब हवा चल रही होती है, कई बार आपने देखा होगा कि हवा जब चल रही होती है तो वो बॉल जो है वो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भैया हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, और हवा का जो रेजिस्टेंस है, एयर का जो रेजिस्टेंस है, उसे हम लोगों ने यहां पर क्या मानना है, टोटली नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि हमारी जो धरती है वो कैसी है, गोल है, बराबर है, मतलब देयर इज अ कर्वेचर। तो हम लोगों को जब ये सवाल कंसीडर करने हैं, सो हम लोगों को इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, इसको भी क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। ये जो चीज है वो आप ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखोगे कि भैया ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर से क्या फर्क पड़ता है। अभी हम लोगों को इसको कंसीडर नहीं करना है। तीसरा एक और पॉइंट है, रोटेशन ऑफ अर्थ को भी हम लोगों को क्या है, नेग्लेक्ट करना है। रोटेशन ऑफ अर्थ को भी हम लोगों ने क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। धरती अपनी जगह पे घूम रही है, बात मालूम है कि नहीं, धरती अपनी जगह पर भी ऐसे 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 घूम रही है, और ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। मैं लगा नहीं सकता, यहां पर टकरा जाऊंगा किसी ना किसी चीज से, ठीक है, ओके। और क्या रह गया हमारे पास में, चौथा एक पॉइंट और है। देखो क्या हो रहा है कि जब, अब हम लोग एक बात जानते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हवा में है, ठीक है, मतलब जमीन से ऊपर है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ चीजों को खींच रही होती है। तो यहां पर वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इज कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, पूरी मोशन के लिए हम लोगों ने इसको क्या मानना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। पूरी मोशन में इसको हम लोगों को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। कई लोग बोलेंगे सर क्या ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 9.8 होती है, जिसे हम लोग सवालों में 10 लेके चलते हैं, क्या वो चेंज होती है? मैं बोलूंगा बिल्कुल चेंज होती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन वो चेंज का जो फंडा है वो ग्रेविटेशन चैप्टर में आने के पश्चात हम लोग उसे सीखेंगे। तब तक के लिए 4 अजम्पशंस यदि हम लोगों ने यहां पर कंसीडर कर लिए हैं, तो इन 4 अजम्पशंस को कंसीडर करने के पश्चात, आफ्टर कंसिडरिंग दीज 4 assumptions, द पाथ, ये जो पाथ आपका आता है, द पाथ ऑफ पार्टिकल, द पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोला। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है, जिसे हम लोग आगे चल के प्रूव भी करेंगे, इक्वेशन लेके आएंगे। पैराबोला की जो इक्वेशन आती है वैसी इक्वेशन हम लोग लेके आएंगे। सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोला, और इस पाथ को हम लोगों ने नाम दिया है, इसे बोला जाता है ट्रेजेक्टरी। क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्टरी। तो आगे चल के जब इक्वेशन आएगी, ट्रेजेक्टरी वर्ड से आप लोग वैसे भी फैमिलियर होंगे। कभी भी यदि आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछी जा रही है, इसका मतलब उस इक्वेशन में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी, और कोई वेरिएबल नहीं होगा, ये एक्स वाई जेड के ही वेरिएबल्स होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो सवाल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्टरी होती है वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। एकदम बेसिक सी बातें मैं पहले बता रहा हूं, जिससे क्या है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, शायद बोलना जरूरी है। ओके, बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने ये अजम्पशंस क्लियर हो गए दिमाग में। अब इसके बाद में मैं कभी भी अजम्पशन की बात नहीं करूंगा थ्रू आउट द चैप्टर। अब मैंने एक बार बता दिया भैया, ये अजम्पशन हम लोगों ने मान लिया है। क्लियर हो गई बात।
अब हम लोगों को क्या करना है, इसको करना है एनालाइज। अब इसको जब मैं एनालाइज करूंगा तो मैंने क्या किया, देखो इसको मैंने क्या किया, देखो ये वापस से मैं बना रहा हूं यहां पर। कई लोग बोलेंगे सर बना बनाया था फिर से क्यों बना रहे हो, ऐसा है बना बनाया था वो बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए कुछ चीजों को मैं यहां पर ले रहा हूं। देखो ये इस बार मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि भैया यहां पर आपने इस पार्टिकल को थीटा एंगल पर u इनिशियल वेलोसिटी बोल दो या फिर इनिशियल स्पीड u से मैंने इसको क्या किया है, थ्रो किया है, तो ये वाला पाथ यहां पर बन के आया है। अब हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, ब्रेक द मोशन इन टू इंडिविजुअल वन डायमेंशनल मोशन, ब्रेक द मोशन in two individual one dimensional motion and motion along any dimension will not affect the motion along the another dimension। मतलब भैया ये जो मोशन है उसको दो अलग अलग इंडिविजुअल 1D मोशन में तोड़ दीजिए और जो भी एक मोशन हो रही है वो दूसरे मोशन को अफेक्ट नहीं करने वाली है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। तो अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, मतलब इसके क्या करने हैं, कंपोनेंट। तो देखो भैया इसके जो कंपोनेंट बन के आएंगे, ये मेरा ये वाला एक कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है वो है u cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट है वो है u sin थीटा। बात समझ में आ गई, u cos थीटा और u sin थीटा इसके कंपोनेंट हो गए। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से। एक साइड में मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल मोशन और एक साइड में मैंने लिख दिया वर्टिकल मोशन। सर जी इससे क्या होगा, तो मैंने बोला भैया देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के जो जो कंपोनेंट बन सकते हैं उनको लिख लेता हूं, ux, vx, sx, ax और t। tx और ty लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, वो एज इट इज रहेंगे। अच्छा बिल्कुल सिमिलर वे में मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया uy, vy, sy, ay और t। बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या बोला, भैया किसी समय t पर, भैया कुछ चीजें निकालनी है तो कुछ करना पड़ेगा कष्ट। मैंने बोला किसी समय t पर ये पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो x, y है, यहां पर कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए। यहां पर इस जगह पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो इस मोशन के दो जो टुकड़े किए उनको लिखना चालू कीजिए। ux क्या है, मोशन अलोंग x एक्सिस, तो भैया x एक्सिस के अलोंग आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है u cos थीटा, तो आपने यहां पर लिख दिया u cos थीटा। Vx का मतलब क्या है, Vx का मतलब है यदि इस जगह पर यदि मैं कहीं बात कर रहा हूं तो भैया इस जगह पर वेलोसिटी इस प्रकार से होगी, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। बात समझ में आ रही है। मैं ये वाला एंगल अल्फा ले रहा हूं क्योंकि ये थीटा और अल्फा सेम नहीं आने वाले, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने ये ले लिया Vx और ये ले लिया Vy। कितना आएगा क्या मुझे मालूम है, अभी नहीं मालूम है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया। Sx का मतलब क्या है, Sx इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो भैया देखो हॉरिजॉन्टल यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो भैया ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो हॉरिजॉन्टल आएगा आपके पास में x और ये भी अननोन है। ax क्या है, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, जब आपने फेंका, ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद में क्या कोई दूसरी मशीन लग रही है जो फोर्स लगा रही है, नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचो बस, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, ग्रेविटी इज पुलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या इस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में 0 रहेगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बात समझ में आई। और टी क्या है, टी भी टी है, ओके। मतलब टी के फॉर्मेट में हम लोगों को इक्वेशंस लेके आनी है। अब ऐसे इधर में आ जाइए तो इधर में क्या आएगा, u sin थीटा आएगा। ये क्या है पता नहीं भैया, अननोन है। एस वाई क्या आएगा, y आएगा देखिए, और ए वाई कितना आएगा, -g, एक्टिंग g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या है, नेगेटिव है, और t क्या है, t तो t ही है, उसमें तो छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर हमसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है उनके बारे में हम लोग जरा यहां पर सोचते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि किसी समय t पर पार्टिकल यहां पर पहुंचा है, किसी समय t पर पार्टिकल यहां पर पहुंचा है, तो यहां तक पहुंचा है, तो ये चीजें कहां से निकल के आएंगी, क्या सोच सकता हूं मैं पूछ सकता हूं इस जगह पर वेलोसिटी कितनी है, पूछ सकता हूं नहीं पूछ सकता।
बिल्कुल पूछ सकता हूं। अच्छा, यदि वेलोसिटी इस जगह पर निकालनी है तो वी और वी एक्स यदि मिल जाता है मेरे को तो मेरा काम बन जाएगा, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब सवाल करने का तरीका मैंने क्या बताया कि भैया दो अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को कंसीडर करिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो भैया मैंने पहली वाली इक्वेशन लिखी v बराबर का u प्लस एटी। देखो यहां पर इक्वेशन लिख देता हूं, v बराबर का u प्लस एटी, s बराबर का ut प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as बराबर है। अब मैं यहां पर लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल है, राइट साइड में वर्टिकल मोशन चल रही है, तो भैया मैंने पहली इक्वेशन लिख दी, तो vx बराबर का ux प्लस का ax इंटू टी। क्या इस बात से सहमत है सब लोग? अच्छा, यहां पर कुछ दिख रहा है, अब तो सहमत है बिल्कुल। बोलो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? मैं लिख सकता हूं vx बराबर ux कितना है? ये है u cos थीटा प्लस का ax कितना है? 0 इंटू टी। तो भैया यहां पर जो मुझे vx मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा, और ये जो u cos थीटा है भैया यही आपका बेसिकली ux है और ये आपका uy है, यस और नो। मतलब ये बात समझ में आई है क्या? सॉरी बेटा, x लिखना था, यस और नो। बोलो समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि भैया जो vx है आपका वो u cos थीटा ही आ रहा है, मतलब vx और ux क्या है? सेम है। तो यहां से आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट बनता है वो ये है कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब हमेशा आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u cos थीटा, एक बार यहां निकाल लिए, वही सब जगह चलता रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। अच्छा, ऐसे ही यहां पर दूसरा वाला निकालिए जरा। दूसरा आपने लिखा vy बराबर uy प्लस का ay इंटू टी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया vy बराबर आपने लिखा uy कितना आएगा? u साइन थीटा माइनस का gt, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। बोलो सर जी इससे हुआ क्या? इससे क्या होगा जरा बताइए। तो भैया आपको vx मिल गया, vy मिल गया, तो मैं अगले पेज पे जाता हूं जिससे आपको कुछ चीजें समझा सकूं। वो ये है कि भाई साहब ये रहा आपका वो डायग्राम, मैंने वापस से बना दिया। वो ये है आपका vx और ये है आपका vy। तो क्या ये v आप निकाल सकते हो? यस और नो? फटाफट बोलो। निकाल सकते हैं सर जी, कैसे आएगा? तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस का vy का स्क्वायर। तो भैया v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ vx कितना था? u cos थीटा का होल स्क्वायर, और vy कितना था? u साइन थीटा माइनस का gt का होल स्क्वायर। सो भैया यहां से अब देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को, तो क्या आएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इसको सॉल्व करोगे तो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u साइन थीटा gt। सही है क्या? बोलो। अब यहां से देखो क्या होगा। यहां पर एक चीज देखिए, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप बोलोगे कि भैया v बराबर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस का, एक काम करता हूं, u स्क्वायर माइनस का 2u साइन थीटा gt और प्लस का gt का होल स्क्वायर, यस और नो? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब यहां पर यदि आप लिखना चाहो u माइनस gt का होल स्क्वायर करके बनेगा काम? नहीं बनेगा। सो यहां पर बस अब ध्यान दीजिए क्या चीज बन के आ रही है, इसको एक और इक्वेशन नाम दे दीजिए। बट मेरा सजेशन ये है भैया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया, ये याद रखने ज्यादा आसान है। ये वाली याद रखना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। क्या यहां तक समझ में आया? मतलब क्या है? मतलब ये है सिंपल सी बात, यदि मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दूं और ये वाला एंगल थीटा दे दूं और मैं आपसे कहीं पर भी टाइम
कहीं पर भी वेलोसिटी पूछूं, मतलब 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते? बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यदि मोशन इन अ प्लेन में भी हो रहा है। ये भी मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल है। कई लोग बोलोगे सर ये तो 3D जा रहा है ना। भैया ये 3D नहीं है, इस प्लेन को ऐसे कंसीडर करना है, ऐसा वाला प्लेन है ये जिसके अंदर में ये मोशन ऐसे हो रही है। मतलब हम लोग जनरली प्लेन का मतलब ऐसे समझते हैं, ऐसा प्लेन है, नहीं ये ऐसा प्लेन है खड़ा वाला, ये ऐसा प्लेन है खड़ा वाला प्लेन है, इसको ऐसे ही पकड़ना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, श्योर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या किया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ पहली इक्वेशन को उठाया और पहली इक्वेशन से इतना काम मेरे पास में बन के आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आर यू श्योर इनफ? देख लो फटाफट से, देखो क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ने पर हम लोग अपनी सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है? हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन लगाते हुए एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब देखो जरा यहां पर पुट करो, एस एक्स का मतलब है एक्स बराबर यू एक्स का मतलब है यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस का ये ए एक्स जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर आ रहा है यू कॉस थीटा इंटू टी। क्लियर हुआ? बोलो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया क्या मेरे को यहां पर? एम आई एबल टू गेट द एक्स कोऑर्डिनेट? बोलो कितने नंबर की इक्वेशन आ गई? ये इक्वेशन नंबर आ चुकी है ये 6। बात समझ में आ गई? श्योर है? अच्छा यहां से मेरे को टी मिल सकता है कितना? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यस और नो? सर कई लोग बोलेंगे सर इसको क्यों निकाल के रखा है? मैं जानबूझ के निकाल के रखा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये बात समझ में आ गई? अब सिमिलर वे में नाउ अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट फॉर वर्टिकल मोशन, सेकेंड इक्वेशन। तो आप लगाएंगे सर जी एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां से देखो एस वाई का मतलब है वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो फटाफट से। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8। बोलो यहां तक समझ में आया? सर जी इससे फायदा क्या हुआ? सर जी इससे मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देखो क्या, देखो ये पार्टिकल यहां से शुरू हुआ था, अब मेरे को इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम है। बोलो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम है कि नहीं है? बिल्कुल मालूम है। और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मालूम है मतलब मैं यहां से इसके लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। दिस इज वाई आर वेक्टर। यस और नो? बोलो सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और आर वेक्टर क्या निकल के आएगा? तो भैया जी आर वेक्टर निकल के आएगा एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। तो आर वेक्टर निकल के आएगा, एक्स कितना है? ओए सॉरी, गलत पेज पे लिखने बैठ गया मैं, सॉरी, जाता हूं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई यहां पे था। बोलो क्या लिखूंगा? आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। बोलो सही है? बोलो एक्स की वैल्यू तो आपने लिख दी आर वेक्टर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस का वाई की जगह आपने रख दिया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और पूरे के लिए आपने लगा दिया जे कैप। क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। और यदि एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं? बोलो कैसे? तो आप लिखोगे आर वेक्टर का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है, अंडर द रूट ऑफ, बोलो यू कॉस थीटा इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस का यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 10 आ रही है। इस इक्वेशन नंबर 10 पे जरा फोकस कीजिए। मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अरे वाह सर जी, और कुछ कर सकता हूं क्या मैं यहां से? वो मैं धीरे धीरे आपको समझाते चलूंगा, ठीक है? डरिए मत, थोड़ा थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छा
आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज के ही लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो सीखेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में। भैया पहले देखो डेरिवेशन आपको देखना पड़ेगा, विदाउट डेरिवेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यदि हम लोग सोचें कि ये जो छोटा सा टुकड़ा किया उसका एक न्यूमेरिकल करवा दूं मैं आपको, मान लो, तो हमारी लिंक ही नहीं बैठेगी कहां से चल रहे थे। सो इट इज द होल डेरिवेशन। हो सकता है आज का लेक्चर 1 घंटे चले, हो सकता है आज का लेक्चर 1.5 घंटे चले। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और पहला लेक्चर अमूमन बड़ा होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। क्योंकि क्या होता है, यदि मैं मोशन को ब्रेक करते हुए चलूंगा ना, मतलब एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा दिया, मान के चलो किधर गया, ये पढ़ा दिया, मैं इस पे सवाल बता दूं। अब देखो इस पे सवाल बना सकता हूं, मैंने बोला अ पार्टिकल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। क्या करना है आपको बताओ, Vx निकाल लोगे, Vy निकाल लोगे, दोनों निकाल लिए, दोनों को उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आराम से आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। भैया बेसिक सवाल है ना, कर सकते हो। लेकिन यदि मैं सवाल लेने बैठ गया तो जो लिंक बनी थी आपकी वो पूरी की पूरी टूट जाएगी, इक्वेशंस के नंबर याद नहीं रहेंगे, और बाद में कहीं ना कहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर कर बैठेंगे। इसके कारण ही हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन एक साथ कर रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। देखो यहां तक की कहानी में कोई परेशानी है नहीं होगी। अच्छा, अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा इतनी देर से, सर जी ये टी निकाल के रखा है, ये टी निकाल के रखा है, ये क्यों रखा है, चल रहा होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहां पर देखो क्या करते हैं, पहले देख तो लो। ये इक्वेशन नंबर 7 दिख रही है, ये इक्वेशन नंबर 8 दिख रही है। सर दिख तो बहुत देर से रही है, करना क्या है इसका, इन दोनों को कंबाइन करो, रिमूव द टी। बोलो क्या हो जाएगा, सर जी रिमूव कैसे करते हैं, कई लोगों के मन में सवाल रहता है। भैया जी कुछ नहीं करना है, एक्चुअल में तो मैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6 और 8 को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, 6 से 7 बना ली, टी की वैल्यू, इस टी की वैल्यू को उठा के मैं यहां पे डाल देता हूं, तो एक बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन बनती हुई नजर आपको आने वाली है। वो इक्वेशन क्या है, y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह आपने क्या रख दिया, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी, और टी की जगह आपने रख दिया x अपॉन यू कॉस थीटा, पूरे का कर दिया स्क्वायर। सो भैया जी देखो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, यू ने यू को कैंसिल किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस का, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, अच्छे से लिख रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसको रख देंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को देखो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, सो इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोला जाता है। इक्वेशन नंबर 10 आई होगी जहां तक है, ये है ना, नहीं 10 तो पहले हो गई, 11। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 किसकी इक्वेशन मिली है आपको, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। किसकी इक्वेशन मिली है, ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, बराबर है। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इट इज द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर। ए क्या है, टेन थीटा, और बी क्या है, जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आपके पास में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो ये इक्वेशन होती है किसकी, पैराबोला की। और यदि ये पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या है, दैट इज द पैराबोला। अच्छा, अभी वैसे आप यदि बुकलेट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको एक इक्वेशन दिखेगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस का x अपॉन r, और वहां पे लिखा होगा r इज द रेंज। उसे हम लोग आगे चल के प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी आपको रेंज का मतलब भी नहीं मालूम है। अभी आपको रेंज का मतलब मालूम है क्या, बिल्कुल भी मालूम नहीं है। यहां तक हुआ, 11 नंबर की इक्वेशन यहां पर आ गई। अब हमारे पास में आगे एक पॉइंट बनता है, वो ये है, किधर गया वो, देखो, अबे देखो, ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब इसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, ये भी सवाल हो सकता है हमारे पास, हो सकता है नहीं हो सकता है, मैंने मान लिया फाई। अच्छा, वो वाला जो थीटा है और ये वाला फाई है, दोनों अलग अलग आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना।
तो सर जी उसको कैसे करेंगे? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, आराम से करके देखते हैं। देखो फटाफट से, क्या कि भैया tan phi बराबर, देखो ये यहां से कैसे, मैं समझाता हूं, देखो कैसे, ये है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका r। तो इसको मैंने यदि ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया यहां पर ट्राइंगल कंप्लीट करने पर ये वाला x बनेगा, ये वाला y बनेगा, ये फाई हो गया। तो tan phi बराबर कितना आएगा? y अपॉन x आएगा, बराबर है। तो इसका मतलब आप लिखोगे फाई बराबर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। This is the angle made by project displacement vector with the horizontal. Phi is the angle made by the position vector of the point या of the particle with from what? Horizontal. तो phi बराबर आएगा आपके पास में tan इनवर्स, y की वैल्यू पुट करो, y क्या है, किधर गया y? u sin थीटा t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, u sin थीटा t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स कितना है? एक्स है u cos थीटा टी, तो आपने रख दिया u cos थीटा इंटू टी। अब यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत क्या है जरा देखिए फटाफट से। यहां पर देखो ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ u साइन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन u cos थीटा। ये बात तो सही है। अब मैं काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करोगे तो फाई बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2u साइन थीटा माइनस का जी। एक काम करता हूं, कलर चेंज करता हूं, नहीं तो यहां पे सब ऊपर और नीचे एक जैसे कलर दिखेंगे। है अपने पास कलर तो क्या दिक्कत है, नहीं होते तो परेशानी होती। फाई बराबर tan इनवर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2u साइन थीटा माइनस का जी अपॉन 2u cos थीटा। दिस इज द फाई इज द एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद हॉरिजॉन्टल। कुछ रहा नहीं है ना देख लो, कुछ कम लग रहा है, छोटा छोटा सा लग रहा है। टी रह गया, टी रह गया था, टी एक टी कटेगा, एक टी बचेगा ना, वो रह गया था मेरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने यहां पे लिख दिया। कौन सी नंबर की इक्वेशन आ गई? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 12। अच्छा देखो, अब है ना, कई लोगों को यहां पर एक बात आई होगी दिमाग में, रिकॉलिंग किया होगा उन्होंने। क्या रिकॉलिंग किया होगा? सर जैसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के निकाल रहे हो, वैसे तो सर हम लोग यहां पर इसके लिए भी तो निकाल सकते हैं भैया, द एंगल मेड बाई वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल अल्फा। मैं बोला यार सर निकाल तो सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? तो निकाल के देख लो। तो क्या लिखोगे? tan अल्फा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अच्छा यदि आपने ऐसे लिख दिया इसको, तो अल्फा बराबर आ रहा होगा tan इनवर्स ऑफ वी वाई। क्या है? वी वाई है आपके पास में u साइन थीटा माइनस का जी टी अपॉन वी एक्स कितना है? वी एक्स है आपके पास में u cos थीटा। ठीक है, कुछ कटने पिटने लायक दिख रहा है क्या? कुछ भी कटने पिटने लायक नहीं दिख रहा है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। पहले वाली वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन का जो एंगल आ रहा था, वहां पे 2u साइन थीटा माइनस का जी टी अपॉन 2u cos थीटा आ रहा था, इसमें 2 नहीं आ रहा है। इस बात का ध्यान रख लेना, नहीं तो पता लगा दोनों की दोनों आपने करवा दी सेम, दोनों की दोनों आपने क्या करवा दी? सेम करवा दी। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम लोग इसको लिख लेते हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ, मान के चलो u cos थीटा से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? u से u कैंसल, ये बन सकता है tan थीटा माइनस का, इधर में आएगा तो कितना आएगा? gt अपॉन u cos थीटा। या तो एक ये इक्वेशन बना सकते हो, या फिर ऐसी भी इक्वेशन लिखी हुई मिल सकती है आपको। कैसी? अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस का gt अपॉन u इंटू sec थीटा। अब देखो बेसिकली क्या है, ये अभी हम लोगों ने बाद में किया है, ठीक है, बाद में किया है, तो इसको आप इक्वेशन ए, इक्वेशन बी ऐसे नाम देना चाहो, जो भी नंबर देना चाहो, या फिर आपको काट पीट के सारी इक्वेशंस वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी भैया कि इतना सब दिमाग लगाने के बजाय जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। क्यों खाली पीली में उसमें दिमाग लगा के उसको उलझा रहे हो? बात समझ में आ रही है?
बोलो यहां तक क्लियर है क्या सारी चीजें? कई लोग बोलेंगे सर आगे चल रहे थे अच्छे खासे, आपने अचानक से पीछे लेके आ गए। भैया कोई नहीं, देखो डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसके बाद पहले वेलोसिटी निकाली और बाद में डिस्प्लेसमेंट निकाला। कई लोग बोलेंगे सर पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहिए था बाद में वेलोसिटी। तो भैया देखो पहली इक्वेशन तो यार v इक्वल्स टू यू प्लस एटी है ना हमारे पास में, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। तो भैया पहले वेलोसिटी आई है बाद में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गए, 12 इक्वेशन हो गई हमारे पास। सर जी 12 इक्वेशन हो गई, करना क्या है अभी थर्ड इक्वेशन भी तो बाकी है। तो थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में लगा लेते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपके सामने ही सब कुछ है। यू एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax s, तो भैया देखो वी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा यू एक्स स्क्वायर मतलब यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 0। तो भैया वी एक्स बराबर आ रहा है यू कॉस थीटा। तो इस वाली इक्वेशन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। कई लोग बोलेंगे सर आपको पहले पता नहीं था क्या? पता मुझे था, लेकिन आपके सामने देखो, मैं चाहता हूं कि आपके सामने इक्वेशंस लगा के दिखाऊं। भैया यही इक्वेशन लग रही हैं, और वर्टिकल मोशन में आप लगाएंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस का 2ay और sy। क्लियर है? चलो भैया लगा दो। लगाने से क्या हो जाएगा, वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई कितना है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का, प्लस की जगह माइनस पहले लगा दूं क्या? पहले लगा देता हूं, छोड़ो, माइनस का 2 इंटू जी और इसे आपने लिख दिया y। तो भैया ये एक और इक्वेशन यहां पर बनते नजर आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने बोला सही बात है, इसे नाम दे दीजिए कितने नंबर की आई थी ये? 13 नंबर की इक्वेशन है। अब ये भी काम आ सकती है कभी कभार, कैसे कि भैया 2 मीटर की हाइट पे आपको वेलोसिटी बतानी है, काम आ सकती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगी। अच्छा सर ये भी काम आएगी? हाँ आएगी, आएगी भैया आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्या बात है, क्या दिक्कत है बताओ? मैंने बोला कि ऐसे सवाल दे दिया मैंने, ये ऐसे बनाया, मैंने बोला 20 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंका है एट एन एंगल 37 डिग्री, और मैंने आपसे पूछा कि 2 मीटर की हाइट पर वेलोसिटी बताइए। अरे सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता? कायदे से बिल्कुल बन सकता है। y की वैल्यू कितनी दे दी? 2 मीटर दे दी। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। क्लियर हुआ? सर जी ये तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हो? मैं बोला क्या भूल रहा हूं? सर जी हमने तो पढ़ा था कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मूला आते हैं बहुत सारे जो याद रखने होते हैं। रेंज आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, और उसके अलावा और मैक्सिमम हाइट आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। उनमें से यहां पर तो एक भी चीज नहीं दिख रही है। मैंने बोला यार आपका कहना तो बिल्कुल सही है, दिख तो अभी तक कुछ भी नहीं रहा है। तीनों इक्वेशन थी हमारे पास में, तीनों की तीनों इक्वेशंस मैंने यूज भी कर ली, लेकिन तीनों इक्वेशंस यूज करके कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं बोला ऐसे कैसे हो रहा है सर जी? फिर काम कैसे बनेगा हमारा? काम कैसे बनेगा? तो भैया देखो अब आपका काम बनाना हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या करते हैं? नाउ लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं। इक्वेशन 13 हो गई ना, देख लेता हूं मैं। हाँ 13 इक्वेशन हो चुकी हैं। ये सीधी सीधी इक्वेशंस याद होनी चाहिए जितने भी बनी है। अब हम लोग यहां पर एक वर्ड डिफाइन करते हैं, इसे बोला जाता है एसेंट टाइम। क्या बोला जाता है? एसेंट टाइम, जिसे हम लोग TA से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है सर जी? एसेंट टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं एसेंट टाइम। ठीक है, उसे बोलते हैं एसेंट टाइम। ऐसे ही और भी एक चीज होती है जिसे बोला जाता है डिसेंट टाइम। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सा टाइम है? तो डिसेंट टाइम का मतलब होता है नीचे उतरने में लगने वाला समय। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। एक बार आप मैक्सिमम हाइट तक पहले पहुंच गए तो वहां से नीचे आने का जो समय है उसे बोला जाता है डिसेंट टाइम। उसे क्या बोला जाता है?
डिसेंट टाइम। यहां पर मैं फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना ले रहा हूं आपके लिए प्रोजेक्टाइल का ही, तो इसके अंदर में मैं समझाता हूं। देखो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बन गया। इस वाले प्रोजेक्टाइल के अंदर में देखो ये हो गई मैक्सिमम हाइट, तो यहां से लेकर के यहां तक का टाइम हो गया t1 और यहां से लेकर के यहां तक का टाइम हो गया t2। क्लियर हुई पॉइंट? ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं। वैसे ये सब कलाकारी आपको मेन डायग्राम में ही करनी चाहिए, पर मैं 11वीं स्लाइड पे चल रहा हूं अभी। यदि 11 स्लाइड पीछे जाऊंगा तब तक पता लगा कहीं एक आध जगह टच हो गया और वो मिट गया तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको ये यहां पर बता दिया। T1 और T2 का मतलब समझा दिया। T1 का मतलब क्या है, एसेंट टाइम। T2 का मतलब क्या है, डिसेंट टाइम। या फिर आप TA और TD लिख लो, बुरा नहीं मानोगे, कई लोग बुरा मान जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? अब क्या है, इसके बाद जो एक इक्वेशन, इसके बाद एक और जो डेफिनेशन आती है उसे बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल, हिंदी मीडियम, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो भैया ये क्या होती है, ये होती है द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहां से आपने फेंका और वापस आने में जो टाइम लगा है वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से देखिए, मतलब ये हो गया यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है वो हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ध्यान रहेगा। सो भैया कैपिटल टी जो होता है वो एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम के इक्वल होता है। एक और चीज मैंने आपको बताई हुई है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना समय नीचे आने में भी लगता है। सर उसका और इसका क्या मतलब, ये तो आगे भी तो जा रहा है। तो मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताई थी कि भैया आपको मोशन को दो टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व करना है। तो जो हम लोग इसमें यदि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाले हिस्से को बात करें तो भैया वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो वो वाले कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो उस केस में उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल सकता हूं यहां पर एक पॉइंट और, TA इक्वल्स टू TD। सो इसका मतलब यह है कि T बराबर 2 टाइम्स TA या 2 टाइम्स TD। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो काम में आएंगे आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? सर जी बॉक्स बना दिए, इसमें आपने इसमें इक्वेशंस लगानी है क्या, नंबर डालना है तो आपकी मर्जी, मैं तो नहीं डालता इनमें। ओके, अब बोलो यहां से कॉन्सेप्ट एक पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? वो क्या है भैया, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने का जो टाइम है ना वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन सवाल ये उठ रहा है सर जी इसको किया कैसे जाए। बात समझ में आ रही है? यही समझ में आना है। तो मैंने एक बात बोला, देखो क्या, यदि आप ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है दोनों सेम लेवल पे हैं या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि यार जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है या नहीं है। मैंने बोला सही बात है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है कब, जब आपका टाइम क्या है, कैपिटल टी है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है कब, जब आपका कैपिटल टाइम क्या है, कैपिटल टी। तो मतलब यह है कि मुझे ऐसी इक्वेशन ढूंढनी चाहिए जहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का कुछ तो भी काम आ रहा हो। तो मैं उस वर्टिकल इक्वेशन की खोज में निकला और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट ही बोल रहा हूं ना, तब से गलत तो नहीं बोला था कुछ। ओके, तो भैया देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है y, y इज व्हाट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये y बराबर u sin थीटा माइनस हाफ GT स्क्वायर है। बस इस इक्वेशन को उठा के मैं यहां पे लेके आता हूं। अरे यार इक्वेशन का नंबर भूल गया, वहां से यहां तक आते आते मैं 8 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 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। क्या है इक्वेशन नंबर 8 है y बराबर u साइन थीटा टी माइनस का हाफ GT स्क्वायर। सही है क्या? अब मैंने क्या बोला कि भैया ये जो टाइम है, इस टाइम से तो हमें क्या मिल रही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। लेकिन मैंने बोला कि हमारे लिए यदि इफ t बराबर कैपिटल T हो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो, इसका मतलब y बराबर क्या हो गया, जीरो। यदि y की वैल्यू उठा के मैंने यहां पर जीरो डाल दी तो भैया जी जीरो बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करो, लेफ्ट राइट लेके आओ और लेफ्ट राइट लेके सॉल्व कर लेना। t बराबर आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी,
ये आपका पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे आप इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हो, कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। इक्वेशन नंबर लगेगी यहां पे 14, जहां तक है मुझे याद है, यस 14। ये है आपकी समीकरण नंबर 14। समझ में आया? बोलो, ये आपने निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैंने यदि आपसे एसएन टाइम पूछा होता तो आपको मालूम है 2ta बराबर कैपिटल टी था, तो टा बराबर कैपिटल टी बाई 2 आएगा। तो जो एसएन टाइम आएगा वो आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। क्यों? 2 से 2 कट जाएगा, बराबर है। और यही किसके इक्वल आएगा? डिसेंट टाइम के भी इक्वल आएगा। तो मैं यहां पर आगे क्या लिखता हूं, मैं इसी को यहीं से कंसीडर कर लेता हूं। बोलो, ये समझ में आया क्या? इसे आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 15। ये बात समझ में आ गई? अब जरा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। आपको याद कीजिए जरा, यू वाई का मतलब क्या था? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये यू वाई बराबर यू साइन थीटा था या नहीं था? यस और नो? अरे थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। यदि थे तो मुझे बताओ, इस इक्वेशन नंबर 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैपिटल टी बराबर 2u(y) अपॉन जी। यस और नो? कहां से लिया है इक्वेशन नंबर 14 को? कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा की जगह u(y) अपॉन जी लिख दिया। इक्वेशन नंबर 16। एनी परेशानी? बोलो, कोई परेशानी है क्या यहां पर? बोलो, कोई परेशानी है क्या यहां पर? अब कई लोग पता है बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे, सर ने जो बुकलेट दी है ना, बुकलेट में सीक्वेंस अलग चल रहा है, यहां सीक्वेंस अलग चल रहा है। या बुकलेट में थोड़ा सा सीक्वेंस और यहां पे थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होने ही वाला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सर जी फिर बुकलेट में ही इसी सीक्वेंस में दे देते। भैया एक बात बताओ, बुकलेट में मैं बोल के बता नहीं सकता, मेरी बुकलेट बोलती नहीं है अभी तक। तो आगे भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो मेरी बुकलेटों ने बोलना चालू नहीं किया है। अब वो बोल नहीं सकती, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, तो वो उनमें थोड़ी सी अभी क्या है, कसर बाकी है। तो उसी कसर को हम लोग यहां पर पूरा कर लेते हैं, बराबर है। चलो भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आ गई। अब और क्या क्या किया जा सकता है जरा देखते हैं। आ जाओ, 16 हो गई ना इक्वेशन, फिर से आ जाओ जरा। देखो, ये जो है ना, आपने जो पार्टिकल को थ्रो किया था ऐसे जाके ऐसे, ठीक है। एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां में ये पहुंचा जो है वो कैपिटल टी टाइम लगाया कि नहीं लगाया? यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे एक नाम दिया गया है रेंज। इसे प्यारा सा एक नाम दिया गया है रेंज। क्या नाम दिया गया है? रेंज। इस रेंज का मतलब क्या है? ये रेंज है आपकी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। एक बात ध्यान रख लेना, इसको प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। पार्टिकल या फिर प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज रेंज। इसे क्या बोला जाता है? इस रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज, जिसे कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो दूरी है वो है कैपिटल आर। अब एक कैपिटल आर दूरी से मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सर जी आप? तो मैंने बोला यार, आर का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही है ना वो। भैया हॉरिजॉन्टल की सिर्फ बात चल रही है। एक्चुअल देखो, एक्चुअल तो वो डिस्टेंस ऐसे आएगा, मतलब इस पूरे पाथ की लेंथ, जो कि हम लोगों को नहीं है यहां पर। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक ही बात है कि नहीं है? मैं बोला सही बात है। मतलब ये है कि भैया आप जो यहां पर मैंने जब x, y लिया था, तो इसके बेसिस पर यदि मैं यहां पर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या ये r, 0 आएंगे? बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, r, 0 बनेगा उसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट था 0, 0। जब मैं r, 0 लिख रहा हूं तो मेरा जो टाइम है वो t बन रहा है। सर कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि भैया पीछे पन्ने पलटो आपके, पीछे पन्ने पलटो आपके, और इस वाले पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन जहां पे लगाइए हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, एस एक्स बराबर यू एस, ये वाली पे आ गए। अब यहां पर इस इक्वेशन नंबर 6 को उठाओ और वापस लेके आ जाओ।
सर जी इसका फायदा क्या होगा, मैं बता रहा हूं, पहले रुक तो जाओ, तसल्ली रखो थोड़ी सी। x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 नंबर की इक्वेशन को उठा के यहां पे लेके आ गए। अब जरा इसको यहां पर अप्लाई करो तो ये देखो, ये वाली चीज x हुआ करती थी और यहां तक पहुंचने में जो टाइम था वो t था। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब यदि पूरा टाइम कैपिटल T और पूरी डिस्टेंस क्या है कैपिटल R, मतलब इसको यदि मैं यहां पर इक्विवेलेंटली क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं R बराबर u cos थीटा इंटू कैपिटल T। सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। तो अब यहां पर कैपिटल T की वैल्यू उठा के डाल दो, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। सही है? अरे देखो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब इस इक्वेशन को जरा सा एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? r बराबर 2 को एज इट इज रहने दिया, u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसको देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला जरा ट्रिग्नोमेट्री से याद करो, क्या ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो r बराबर आ रहा है आपके पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इस वाली इक्वेशन को अच्छा सा नंबर दे दीजिए, ये आया है इक्वेशन नंबर 17, जहां पर है आपका खतरा। बोलो इक्वेशन नंबर 17 मिल गई? क्या मिली? r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो बोलो इक्वेशन आ गई? अरे आई कि नहीं आई? कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 17। दिस इक्वेशन नंबर 17 इज फॉर व्हाट? दिस इक्वेशन इज फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस इक्वेशन इज फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहां से हमें रेंज मिल जाती है। हिंदी मीडियम परास, पराग के चक्कर में मत चले जाना, पराग कण अलग होते हैं। परास, परास, क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब हम लोग करते हैं इसकी चीरफाड़। सर जी काहे डरा रहे हो? हम हथियार नहीं उठाएंगे। मैंने बोला उठाने तो पड़ेंगे, और आपका हथियार है पेन। चाकू उठाने को नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो कहीं पता लगा कोई घर के पिछवाड़े से कट्टा ही उठा लाया। आधे लोगों को तो हवा भी नहीं लगी। ये कट्टा क्या होता है? सर जी कट्टा हमारे यहाँ पे ट्रेन का नाम है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पैसेंजर की तरह चलती है। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 17। देखो अब मैं वापस से फॉर्मूला लिख रहा हूं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, 2u, इसको लिख देता हूं ऐसे। कई लोग बोलेंगे सर पहले गाड़ी सीधी चलाई, अब गाड़ी उल्टी चल रही है। लोकल ट्रेन है भैया, दोनों तरफ मुंह होता है इसका। ओके चलो, आर बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू अपॉन जी हो गया। मैंने बोला सही बात है सर, इससे क्या करवाना चाहते हैं? मैं एडजस्टमेंट करवाना चाहता हूं। मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। यस और नो? अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बोलो फटाफट। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता सर? अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहे लिखवा लो, हमसे क्या है। आर बराबर 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। ये भैया फॉर्मूले काम आने वाले हैं, इसके लिए लिखवाए जा रहे हैं 18। बेसिकली मैं बता दूं आपको, ये वाला भी फॉर्मूला काम आएगा। इस वाले को भी नंबर दे लो, इसको 19 कर लो और इसको 18 कर लो। कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अच्छा मैंने बोला आपसे, मान के चलो सवाल पूछता हूं। मैंने बोला सवाल ये है भैया, एक पार्टिकल है, इसे मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 37 डिग्री के एंगल पे फेंका, तो बताइए रेंज कितनी आएगी? इस फॉर्मूले को लगा के जरा रेंज निकाल के बताइए मुझे। निकाल सकते हो क्या? प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 37 कितना हो गया? 67 74 डिग्री। वैल्यू कहां से लाओगे 74 डिग्री की? नहीं निकाल पा रहे हो। अच्छा इस वाले इक्वेशन से देखो जरा फटाफट से, इस वाले से कैसे आएगी? 2 इंटू 20 का स्क्वायर करोगे इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37। सर जी इससे निकल रही है, इसके लिए मैंने बोला ये भी काम का फॉर्मूला है। अच्छा सर जी फिर ये जो नीचे वाला फॉर्मूला ये तो बेमतलब का बन गया ना। मैं बोला इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। कैसे? ये 20 दे रखा है ना,
ओके तो इसको यहां पे निकाल लीजिए 20 cos 37, बोलो कितना आएगा 4/5, 4 चौक 16, ये आएगा 16 तो ये आएगा 12, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 × 12 × 16 अपॉन 10। सर जी ये गलत है, पहले 16 आएगा बाद में 12 आएगा। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया कामगिरी करी है आपने, ये यहां से निकाल दिया। अरे पल्ले पड़ रहा है कुछ सर, बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे हो, शोएब अख्तर क्यों बने जा रहे हो? तो मैंने बोला यदि हम शोएब अख्तर बन रहे हैं तो आप भी सहवाग बनिए, बैट को उठाइए, ऑफ साइड में फ्लिक कीजिए और बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई आपको नजर आएगी। अरे सवाल समझ में आया? हलवा है ये सर, काहे का हलवा? हमें तो ऐसे लग रहा है मिर्च का हलवा बना दिया है। वो भी होता है क्या? वो भी होता है क्या? तेनाली रामा करके एक सीरियल आई थी, उसको देखना, उसमें बैंगन का हलवा था। अरे बाप रे सर, सीरियल देखने को प्रोत्साहित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, इट्स अ जोक ओनली। हंसे तो सर आप भी नहीं। मैं बोला मैं थोड़ी हंसता हूं, आपने कभी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है? कभी मुझे हंसते हुए देखा है? नहीं ना, तो मैं तो हंसता ही नहीं हूं। ओके, इक्वेशन नंबर 18, इक्वेशन नंबर 19। सवाल समझ में आया? ऐसे हलवा सवाल होता है। सर क्या ये सवाल नीट में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सर फिर ये क्यों करवाया? ये करवाया जिससे आपको पता लगे कि ऐसा कोई फॉर्मूला जिंदगी में आया है, और जिंदगी में आया है तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए तो चाहिए। मतलब कुछ कहानी कुछ इस प्रकार से है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम एक फॉर्मूला बनके। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर, ये बहुत परेशानी है भैया, मेरी इक्वेशन नंबर भूल जाता, 19 हो गई। रेंज आ गई। सर जी इस रेंज में कुछ चीरफाड़ और करवानी है? अरे करनी है भैया, करनी है। सर काहे की चीरफाड़? एक सिंपल सवाल मैं यहां पर पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है? हाँ, सवाल कुछ इस प्रकार से है, मैंने एक पार्टिकल को यहां पर फेंका है और दो फेंक दिए मैंने, कि अलग अलग फेंकूं, अलग अलग फेंक लूं? कई लोग बोलोगे सर इसमें भी कंजूसी कर रहे हो, इसमें कौन सी अभी आपकी चौक घिसने वाली थी? हमारे तो टीचर की चौक घिस जाती थी, कंजूसी करते थे। यहां पे आपकी तो ना तो चौक घिस रही है ना कुछ हो रहा है, तो भी आप कंजूसी किए जा रहे हो लगातार, धुआंधार। ओके, अब मैंने क्या बोला कि भैया जी देखो, मैंने एक पार्टिकल को यहां पर फेंका है 45 डिग्री पर, और एक पार्टिकल को फेंका है यहां पर 53 डिग्री पर। दोनों को मैंने फेंका है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। सवाल यह है कौन ज्यादा दूर जाएगा, कौन ज्यादा दूर जाएगा? मतलब सवाल यह है कि भैया रेंज किसकी ज्यादा, रेंज इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए रेंज ज्यादा है? सर इसमें क्या दिक्कत है? हम ग्राउंड पे जाएंगे, एक बॉल लेंगे, उसको 20 मीटर पर सेकंड से एक बार 45 डिग्री पे फेंक के देखेंगे, एक बार 53 पे फेंक के देखेंगे, तो हमें आइडिया मिल जाएगा। मैं बोला सवाल एग्जाम में हॉल में यदि सवाल आया तो क्या करोगे? तब थोड़ी बाहर लेके जाओगे पेन को और फेंक के आओगे, एग्जामिनर आपको ही उठा के फेंक देगा। तो सर जी कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं कि भैया रेंज मैक्सिमम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो टॉपिक है छोटा सा। तो भैया रेंज का फॉर्मूला होता है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ओवरऑल यदि मैं इसको देखता हूं यहां पर, तो दो देखो, g तो हमेशा आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नियत होता है 10 फिक्स। क्लियर है? ओके, तो वेरिएबल है, या तो u वेरी कर सकता है या थीटा वेरी कर सकता है। अब मेरे इस पर्टिकुलर सवाल में, मोस्टली आपके सवाल में क्या है, यदि ऐसा हो जाए कि भैया थीटा कांस्टेंट हो, तो भैया जिसका u ज्यादा होगा उसका r भी ज्यादा होगा। अरे सिंपल सी बात है, एक को फेंका 20 मीटर पर सेकंड पे, दूसरे को फेंका 40 पे, तो 40 वाला ज्यादा दूर जाके गिरेगा ना। अरे बाउंड्री पे गई बॉल, वहां से जिसने ज्यादा ताकत लगाई, मतलब जिसने ज्यादा स्पीड दी। सर जी उस ताकत का और स्पीड का कोई रिलेशन है क्या? यस रिलेशन है। इफ यू आर अप्लाइंग अ मोर फोर्स, इट सिंपली मीन्स दैट यू नीड अ larger amount of energy, and if the larger amount of energy, that is the kinetic energy which will be
given to the ball initially, and this because of this kinetic energy the ball will gain the velocity. हवाई यहां इतना ध्यान रखो भैया, ज्यादा तेज बॉल फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर जाएगी। ये बात तो एग्री करते हो, ये बात तो एग्री करते हो। एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ है भी नहीं यहां पे फेंक के मारने के लिए, है ना। सामने होते तो देखो चौक होती थी हमारे हाथ में, ना, और ये चौक का हम लोग बनाते थे कुछ इस प्रकार से, आती थी। ओके, तो देखो एक काम करना, पेन तो होगा ना, लिख का ही से रहे हो। एक काम करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल थोड़ा अच्छा है ना। ओके, इसको मैंने ऐसे फेंका, क्या होगा, यहीं पे जाके गिर जाएगा। अब जोर लगाओ और फेंको, दीवार सामने आएगी, अदरवाइज ग्राउंड में जाके फेंक लेना, काफी दूर जाएगा। कम ताकत लगा के देखना और सेम ताकत, ज्यादा ताकत लगा देना। क्या होता है, जितनी ज्यादा ताकत लगेगी मोबाइल उतनी ही दूर जाकर गिरेगा और उसके फलस्वरूप आपका लगभग 10,000 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेज ताकत लगा के फेंकोगे और जब वो नीचे आके लैंड करेगा तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुका होगा। तो थीटा कांस्टेंट है, तो भैया आपने जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी रेंज ज्यादा होगी। ये ऊपर एरो मतलब कहां, ऊपर नहीं जाना है। इट इज इंप्लाइंग दैट इफ यू मोर मींस आर इज ऑल्सो मोर। ओके सर जी, ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई था ही नहीं सर, ये तो हमें वैसे भी मालूम था, आप नहीं भी बताते तो भी मैं कर लेता। मैंने बोला वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने बोला और आपने सुनना है, मैंने बोला u बराबर यदि कांस्टेंट हो तो भैया थीटा से कैसे कुछ आइडेंटिफाई लगाओगे। कई लोग बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, थीटा बढ़ेगा। आपने लिखा ना अभी, थीटा कांस्टेंट, u बढ़ेगा आर बढ़ेगा, तो मैंने बोला u कांस्टेंट तो थीटा बढ़ेगा तो आर भी बढ़ना चाहिए। मैं बोला ऐसा नहीं ना होता रे बबुआ, तो कैसे होता, ऐसे कुछ होता, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। एंड यू नो दैट कि भैया जो साइन थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है अरे यार ये मिटाने के लिए लिया था, हाँ, -1 से लेकर के और 1 तक के बीच में होती है। क्या ये बात से आप सब लोग एग्री करते हो? -1 से लेकर के 1 तक के बीच में साइन थीटा की वैल्यू होती है, क्या ये बात जानते हो? मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर जो हम लोग रेंज की बात कर रहे हो तो माइनस तो आने ही वाला नहीं है यहां पे। अरे माइनस कैसे फेंक लोगे भैया? मेरे गांव में तो बॉल में ऐसे फेंकता तो ऐसी जाती है, तुम्हारी उल्टी जाती है, मेरे यहां तो ऐसी जाती है। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आगे फेंकी और पीछे चली गई। आपके यहां होता है? सर हमारे यहां पे एक स्पेशल बॉलर है, वो ऐसी करता है, फेंकता आगे की तरफ लेकिन गलती से पीछे चली जाती है। कोई बात नहीं, उसकी भावनाओं की कद्र कीजिए। ओके, 0 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी तो है यार कि साइन 2 थीटा हो जाएगा तो थोड़ी, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे आएगा क्या? ये बतख नहीं है, 2 है ये, क्या ऐसे आएगा? गलत है। क्यों गलत है भैया? कुछ भी हो जाए, ये तो आपकी जो साइन 2 थीटा आ जाए, 3 थीटा आ जाए, 4 थीटा आ जाए, वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? साइन 2 थीटा की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में। कई लोग बोलेंगे सर वो -1, भैया -1 यहां पर काम का नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नहीं तो पता लगा किसी ने ना क्या किया, यहां से छोटी सी क्लिप काटी और लगा दी, ए सर गलत पढ़ा रहे, 0 और 1 के बीच में साइन 2 थीटा की वैल्यू लगा दी। अरे नहीं भैया, पहले ऊपर से पूरी कहानी को तो पढ़ लो। मतलब ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। अब यहां पर जरा ध्यान देने वाली बात है, मुझे तो मैक्सिमम की यदि मैं बात करता हूं तो भैया देखो, आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। ये बात पे एग्री कर रहे हो? कितने लोग हैं जो एग्री नहीं करते? नहीं करते, करना पड़ेगा। आर मैक्सिमम कब होगा? यदि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होगी, मतलब साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। मतलब आप लिखोगे साइन 2 थीटा बराबर का साइन 90, और साइन ने साइन को मार दिया तो भैया जी आपका 2 थीटा बचेगा 90 के इक्वल में। इट इंप्लाइज दैट थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि भैया जब आपका थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो रेंज आपकी मैक्सिमम होती है, और ये जो मैक्सिमम रेंज आती है आर मैक्सिमम, वो आती है यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। वन मोर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन कौन सी आ गई है, कहां पहुंच गए? 20।
इक्वेशन नंबर है ये 20। मतलब ये है कि 45 डिग्री पे जब फेंका जाता है तो वो सबसे ज्यादा दूर जाता है। तो यहां पर देखो ये वाला है 45 डिग्री, मतलब इसकी रेंज ज्यादा है। सर ये तो एंगल बड़ा है। भैया एंगल बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो ये एक सवाल हो गया आपको। अब मैं यहां पर अगला सवाल एक और करवाऊंगा। अच्छा, अगला सवाल मैं यहां पे नहीं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा उसको। चलो, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल करवाने के लिए नहीं बचेंगे, फिर न्यूमेरिकल में मजा नहीं आएगा, फिर ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो यहीं पे हो गया, फिर बचा क्या है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? अरे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सी बात? रेंज मैक्सिमम कहां पर होती है, ये वाली बात समझ में आई क्या? ओके सर जी, ये वाली बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है। अभी हम लोगों को बात करनी है मैक्सिमम हाइट वाला, और पॉइंट बचा है। देखो 20 इक्वेशन करवा दी है मैंने अभी तक आपको। कितनी? 20 इक्वेशन करवा दी है, और भी करवाते चल रहा हूं। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो ये है कि भैया देखो, फिर से छोटा सा डायग्राम। टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ठीक है, एक बात बताओ, ये मैक्सिमम हाइट तो यहां पर है ना, ये है ना आपका एच मैक्सिमम। बोलो यही एच मैक्सिमम है कि नहीं? दिस इज योर एच मैक्सिमम, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। सर इससे क्या पता लगेगा? मैं बोला बहुत कुछ पता लगेगा। अच्छा, एच मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा? क्या मजाक करते हो सर जी? ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में है तो यार इसका मतलब यही है ना, इट इज व्हाट, ये एच मैक्सिमम का मतलब क्या है? एच मैक्सिमम का क्या मतलब? यही है डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। यस और नो? सर जी आपको ऐसा नहीं लग रहा, आप कुछ भूल रहे हो? बोलो क्या? बोलो सर जी इसका ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता? आपको ऐसे लिखना चाहिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैं बोला बहुत ही अच्छी बात है, यही लिखना चाहिए। लेकिन ये लाएंगे कहां से? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहां था, ढूंढो जाके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, लगाओ, आ जाओ अभी अब वापस लौट के। इक्वेशन मुझे भी याद है बट इक्वेशन नंबर याद नहीं है, तो इसलिए वहीं तक जाना ही पड़ेगा अपने को। किधर गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भाई? ये तो इक्वेशन और ट्राइजेक्टरी है। हाँ ये रहा, मिल गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। बहुत काम की इक्वेशन, वापस लिख दीजिए इसको। इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 याद रखना है। सो मेरे को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 आई कैन राइट y बराबर का u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सही है। अब यहां पर देखिए, यदि आपको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है, मतलब आपका ये वाला ही टाइम आएगा कि नहीं आएगा, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। और क्या ये एसएन टाइम है? बोलो ओ, ये क्या है? एसएन टाइम है भैया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन मतलब यहां तक ऊपर तक पहुंचने का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। इसका मतलब टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दैट इज द एसेंट टाइम। मतलब टी विल बी इक्वल्स टू टी ए, और टी यदि आपका है टी ए तो भैया वाई क्या है? एच मैक्सिमम बराबर यू साइन थीटा इंटू टी ए माइनस का हाफ जी टी ए का स्क्वायर। अब क्या करूं? टी ए की वैल्यू ढूंढो, कौन से पेज पे है? अब तुमको मिल जाएगी जल्दी, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। कहां है भैया टी ए? टी ए ये आ गई, टी ए टी डी कहां है? इक्वेशन कहां है? ये रही 15 15 15 15। हाँ इक्वेशन नंबर 15 से। तो फ्रॉम 15 बोलो क्या आएगा? एच मैक्सिमम बराबर यू साइन थीटा इंटू टी ए कितना था? यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस का हाफ इंटू जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। सही बात है? अरे बोलो सही बात है कि नहीं? अब देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज बताता हूं, वो क्या है। देखो ये आएगा u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बनेगा। यहां पर देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो बन गया,
एक जी है नीचे जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 1/2। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस का 1/2, तो 1 में से आधा गया। तो इसको सॉल्व करके आपको ही थोड़ा सा कष्ट कर लेना मेरी तरफ से। आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज द आंसर फॉर मैक्सिमम हाइट। और इस पे समीकरण नंबर कौन सा डलेगा भाई? 20 तक आ चुके हैं। इक्वेशन नंबर है ये 21। इसकी एक और वैरायटी बन सकती है क्या? बोलो, याद करो। यू साइन थीटा को आप यू वाई लिख सकते हो, तो भैया आपके पास में एक और इक्वेशन बन सकती है, एच मैक्सिमम बराबर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g इज द नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास में 22। इक्वेशन नंबर हमारे पास में कौन सी हो गई? 22 हो चुकी है। 22 इक्वेशंस। अरे बाप रे, 22 इक्वेशंस कर लिया हम लोगों ने। कर लिया, आपके सामने ही है। ये आपकी मेन सारी इक्वेशंस हो चुकी हैं। अब हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं मैं आप लोगों को। एस एन टाइम का फॉर्मूला, टी ए दैट इज द टाइम टेक रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा अपॉन जी। डिसेंट टाइम, डिसेंट टाइम क्या है? डिसेंट टाइम वो टाइम है जो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में लगता है। ये भी कितना होता है? यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम दोनों सेम होते हैं। उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टाइम, टोटल टाइम ऑफ जर्नी दैट इज इक्वल्स टू एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम। फॉर्मूला होता है कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2uy अपॉन जी। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था रेंज का फॉर्मूला। रेंज क्या होती है? u, बोलो क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसे हम लोगों ने लिखा था 2ux uy अपॉन जी लिखा था। और एक है हमारे पास में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहां पर भी जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था भैया, सब पार्टिकल ऊपर सबसे ज्यादा कब जाएगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम होगा मतलब साइन थीटा वैल्यू 1, मतलब एच मैक्सिमम कब हो सकता है? जब आप 90 डिग्री, मतलब सीधा ऊपर फेंकोगे तो ज्यादा दूर जाएगा, 45 पर फेंकोगे तो ज्यादा। दोनों बार मैंने एक ही शब्द यूज किया। मैंने बोला यदि 90 डिग्री पे आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है ग्राउंड से तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा, और यदि 45 पर फेंका है तो वो ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, ज्यादा दूर जाकर के वो गिरेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू श्योर इनफ? सही बात है क्या? बोलो सही बात है क्या? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ये जो मैक्सिमम हाइट निकाली है, उसके अलावा हमारे पास में कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम लोगों को यहां पर डिस्कस करने की जरूरत है। जैसे जैसे मैं आपसे सवाल के तौर पे यदि मैं पूछना चाहूं आप लोगों से, क्या क्या चीजें बनवा सकता हूं मैं? बताओ, सोचो और थोड़ा सा बताओ। तो कई लोगों ने अभी जो ये पढ़ ली होंगी, क्या बोलते हैं, बुकलेट्स वगैरह पढ़ ली होंगी, तो उनको इनका कुछ चीज़ों का आंसर समझ में आएगा कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। इन पे सवाल करेंगे बेटा, बहुत सारे सवाल करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अगला पूरा लेक्चर हम लोग सवालों से भर देंगे, पूरा लेक्चर सवालों से भर देंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ों को। वो क्या है कि जो हम लोगों ने पहला जो ये बनाया था, उसी डायग्राम को मैं यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट में बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर में मैं सारी चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका था u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर। ये कुछ इस प्रकार से जाते हुए गिरा था, ठीक है, इस प्रकार से जाते हुए गिरा था। मैंने यहां पर क्या लिया था, इसका एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला आएगा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और ये वाला आएगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। कलर नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलते भी जा रहा हूं साथ में, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर कलर नहीं दिख रहा। ओके, अगला वाला जरा यहां पर लेता हूं। मैंने बोला किसी समय टी पर यदि पार्टिकल यहां पहुंचा है तो इस समय जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स कॉमा वाई, और ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे भैया, एक्स कॉमा वाई आएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट आता है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ
जी टी स्क्वायर, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओके, इस समय यदि मैं यहां पर इसकी वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूं तो यार इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इस प्रकार से होगी, इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये होगा Vx और ये होगा Vy। Vy बराबर आएगा u साइन थीटा माइनस का gt, v साइन थीटा माइनस का gt, और Vx बराबर आएगा ux के, और बराबर कितना आएगा u cos थीटा के आएगा, बराबर है। अच्छा, यहां से आप फाइनल v भी निकाल सकते हो, ये वाला एंगल अल्फा लिया गया था, ये बात याद है। ओके, और क्या क्या चीजें मैं यहां पर पूछ सकता हूं आप लोगों से, यहां से ये जो बनाया है मैंने, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दोनों लाइन देखो अलग अलग जा रही हैं, दोनों लाइन पे देखो थोड़ा सा गैप है कि नहीं। कई लोग सोच रहे हैं सर सीधी जानी चाहिए थी, सीधी नहीं जाएगी, वो अलग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे बनाऊं कोई जरूरी है क्या? जैसे मान के चलो यहां पर होता आपके पास में पार्टिकल, देखो ये वाला पार्टिकल यहां पर होता तो इसकी वेलोसिटी इधर में आ रही होती थी कि नहीं आ रही होती थी, v, ये वाला आता था Vx बराबर ux बराबर u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होता था Vy, बराबर है, और ये Vy कितना आता था u साइन थीटा माइनस का gt, और ये वाला एंगल अब जो वहां पे अल्फा लिखा था वो अल्फा यहां पर होता था, बराबर है, यस और नो। और यहां पर जो r वेक्टर यहां मेरा बन रहा है, ये वाला r वेक्टर अभी आप इस जगह पर बना रहे होते थे, यस और नो। तो इसलिए वो सेम नहीं आएंगे, वो अलग अलग जगह पर आने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जब आपका पार्टिकल, व्हेन योर पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट, मैंने इस जगह पे क्या लिख दिया, मैक्सिमम हाइट बना दी, दिस इज योर एच मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज योर एच मैक्सिमम। तो भैया यहां पर चीज ध्यान रखिए, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम TA होता है, जिसकी वैल्यू u साइन थीटा अपॉन जी, कलर का भरपूर उपयोग कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास में अवेलेबल है, और यहां से लेकर के यहां तक का TD होता है, वो भी u साइन थीटा अपॉन जी ही होता है, ठीक है। सब कुछ एक डायग्राम के अंदर, खिचड़ी बन रही है हमारी अभी, तैयार हो जाओ खिचड़ी खाने के लिए, प्लेट प्लेट लेके आ जाओ, ठीक है। ओके, लेके यहां से लेकर के यहां तक ये होता है रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस जगह पर कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0,0, और इस जगह पर कोऑर्डिनेट होते हैं r,0। इस जगह पर आपके कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, 0,h मैक्सिमम। अब h मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है, तो भैया h मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में आती है, h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? सारी चीजें देखो इस डायग्राम के अंदर मैं बना रहा हूं। एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मुझे यहां पर आपको बताना है, वो पॉइंट ये है कि भैया जब आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जीरो नहीं होती है वेलोसिटी। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, नॉट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद में आपका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसका भी उपयोग पड़ता है कई बार। कैसे? आप देखो, इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता था, Vy बराबर uy माइनस का g इंटू टी वाई, सही है, जीरो बराबर u साइन थीटा माइनस का g TA, तो TA बराबर u साइन थीटा अपॉन जी, डायरेक्टली भी आ सकता था। बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने घुमा के निकाला, मैं जानता हूं, बस यही होता है। देखो टाइम पे कौन सा याद आ जाए वही है। कई लोग बोलेंगे फिर आपको अभी कैसे याद आया, ऐसा नहीं है, वो तो पहले भी याद था, बट क्या फ्लो में जो चलते जा रहा था वो चलते जा रहा था, ठीक है। कोई बात, कोई परेशानी हुई? अच्छा, अब यहां पर देखो हम लोगों ने एक बात सीखी हुई है, वो क्या है, यहां पे जब चला था इनिशियल वेलोसिटी यू कहां गई, ये रही ब्लैक में, तो जब ये जमीन से टकराएगा तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, बराबर है। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये बात तो तय है। अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसको मैं थोड़ा सा अगले पेज पे ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, वो ये है, देखो इस जगह पर पॉइंट था वो, है ना, ये ऐसे वेलोसिटी v आ रही थी, ये वाला और ये वाला, ये कंपोनेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं है, ये तो u cos थीटा ही रहना है, बराबर है। और वह इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने क्या सिखाया था, जितनी स्पीड से ऊपर फेंका जाता है उसी स्पीड से टकराती है, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट u साइन थीटा आना चाहिए, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला जो v है वो u के ही बराबर आएगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर कुछ चीजें पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती हैं चेंज इन वेलोसिटी,
किसके रिगार्डिंग पूछी जाती है? चेंज इन वेलोसिटी। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा वी वेक्टर, जो कि होता है वी फाइनल वेक्टर माइनस का वी इनिशियल वेक्टर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, अब मुझे इसको जो करना है, वी इनिशियल वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा? वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। सॉरी बेटा, वी इनिशियल का मतलब यू आएगा यहां पे, है ना? फ्लो में लिख बेटा, ये आएगा यू एक्स आई कैप प्लस का यू वाई जे कैप। यदि आपने ऐसा इसको लिख दिया है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस का यू साइन थीटा जे कैप। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। और फाइनल वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे वी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बराबर यू वाई आई कैप प्लस का यू वाई जे कैप। और यहां से यदि आपने वी फाइनल वेक्टर निकालोगे तो ये कितना आएगा? वी यू वाई, सॉरी ये तो क्या कर दिया भाई मैंने, अरे तेरी, मैंने एक ही साथ में सब लिख तो लिया था। तो वी फाइनल में ये आएगा वी एक्स आई कैप, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। सॉरी फॉर द मिस्टेक, फिर से बोल देता हूं यहां पर, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, ठीक है? तो वी एक्स कितना आएगा? तो वी एक्स आपका, या तो आप वी कॉस थीटा लिख दीजिए या फिर यू को ये सीधा सीधा ही लिख दीजिए भले ही। कितना आएगा? ये आएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस का और वी वाई फाइनल वेलोसिटी एट दिस प्लेस, सॉरी मैंने निकाल के रखी हुई है, कितनी आएगी? यू साइन थीटा नीचे की तरफ है, मतलब कितना आएगा? माइनस का यू साइन थीटा जे कैप। क्या ये बात क्लियर है? यहां से आप देख लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी फाइनल माइनस का यू इनिशियल, वी फाइनल माइनस का यू इनिशियल। तो भैया आपके पास में आएगा डेल्टा वी वेक्टर बराबर, ये निकाल चुके हो, ये आपके पास में वी फाइनल आ रहा है, इसमें से इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। बोलो क्या कट जाएगा? यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप कट जाएगा। इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 2u साइन थीटा जे कैप। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी फॉर एंटायर प्रोजेक्टाइल। ये किसके लिए निकाला है मैंने? एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंने यहां पर निकाला है माइनस का 2u साइन थीटा जे कैप फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरा वहां पे शायद मैंने आई कैप लिख दिया था, जहां तक मुझे नोट्स में, एक बार आप चेक जरूर कर लेना भैया कि कहां पर क्या लिख दिया है। हालांकि मैंने यहां पर आपको करवा दिया है कि करना कैसे है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कहां पर सीखा है हम लोगों ने? ये तो स्केलर वेक्टर के अंदर में ये सब कुछ काम कर लिया था। यस और नो? अरे कर लिया था ही नहीं कर लिया था? बिल्कुल कर लिया था, वही चीजें हैं यहां पर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब ये वाली इक्वेशन कौन सी है? नाम डाल दीजिए इसमें, जो भी नाम डालना है। ऐसे ही हम लोग, अब देखो ये जो चेंज इन वेलोसिटी मैंने निकाली, यहां से हमारे पास में एक और चीज आती है, वो क्या है? आपको यदि याद होगा, मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है सर जी मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। मतलब सही बात है। यदि मैं आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछूं तो क्या करोगे? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब लिखोगे आप फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। क्या यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? मैंने बोला सही बात है। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी मतलब आप लिखोगे मास फाइनल इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस का मास इनिशियल माइनस का वेलोसिटी इनिशियल। क्या ये बात सही है? बोलो यस और नो। अब एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आपका मास फाइनल और मास इनिशियल अलग अलग आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। मास तो वही रहेगा, v फाइनल माइनस का v इनिशियल आएगा और वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि आप जानते हो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया ये आएगा, जिसे आप लिखोगे डेल्टा p वेक्टर से। बोलो क्या इसे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यस और नो? मैंने बोला यस, बिल्कुल हम लोग इसे कर सकते हैं। परेशानी होगी क्या? आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। दिस इज योर लीनियर मोमेंटम, दिस इज योर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसके बेसिस पर कॉन्सेप्ट है? वेलोसिटी के बेसिस पर। अब इसमें जो सवाल बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यार आपसे पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए पूछे। मान के चलो यदि मैं आपसे पूछूं आधे प्रोजेक्टाइल के लिए, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है,
मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ यहीं तक चाहिए। तो एक बात बताओ कैसे करोगे? तो आपको सिंपल फंडा है भैया, वेलोसिटी इनिशियल तो आएगी आपके पास में u cos थीटा आई कैप प्लस का u sin थीटा जे कैप। ये क्यों आया सर जी? भैया आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका तो ये वाला कंपोनेंट आ गया u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ गया u sin थीटा। सही बात है। और फाइनल वेलोसिटी के बारे में क्या कहना है? तो भैया फाइनल वेलोसिटी तो आपकी यही आएगी सिर्फ, मतलब v फाइनल आएगा आपके पास में सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा आई कैप प्लस का 0। तो क्या मैं हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट तक के लिए निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये बात आपको पकड़ में आनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट यदि आपके अच्छे हैं ना तो आपको सवालों में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो ये आएगा डेल्टा वी वेक्टर बराबर कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये तो कट जाएगा, माइनस का u sin थीटा जे कैप। बात समझ में आ रही है? v फाइनल u cos थीटा माइनस का इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो कर सकते हो क्या? यस, किया जा सकता है। सो ये जो था ना आपका पोर्शन जो हम लोगों ने अभी कवर किया है, ये है आपका रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर कवर करने की कोशिश की है। मतलब आप यदि उठा के देखोगे तो आपके लगभग 4-5 पन्ने तो कवर हो गए होंगे अपने नोट्स के भी, बुकलेट्स के भी। और ये है आपका इस वाली जो प्रोजेक्टाइल है जिसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल को बोला जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने 1-1.5 घंटे पढ़ा है, दिस इज योर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब है जब आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो और जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, इसे बोला जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कई लोग बोल रहे होंगे सर आपको ऐसा नहीं लगता कि भैया जब टॉपिक शुरू हुआ तभी आपको ये नाम क्लासिफिकेशन वगैरह बताना चाहिए था? मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है। दैट विल ओनली कंज्यूम द टाइम कि ये अलग है वो अलग है बताने में, रादर देन हम लोगों ने जो पढ़ लिया अब उसका नामकरण कर दिया। जो पढ़ा है इतनी देर से वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके अलावा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में डरने की जरूरत नहीं, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का आधा सा हिस्सा है ये। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सर जी अब इसके बाद करना क्या है? तो इसके बाद हम लोगों को करने हैं सवाल। इसके बाद हम लोगों को क्या करने हैं? हम लोगों को करने हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। और उन न्यूमेरिकल्स का जो लेक्चर होगा वो आएगा अपना आने वाले अगले लेक्चर में। ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की जो पूरी कहानी है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको समझ में आई होगी। बुकलेट उठाना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, उसमें देखिए आपसे बहुत सारे सवाल यहां पर बनेंगे, कुछ सवाल नहीं बनेंगे, कुछ सवालों के लिए आपको एग्जाम्पल्स की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब एग्जाम्पल्स यदि आप उठा के देखोगे, जितने भी एग्जाम्पल्स यहां पर आपके दिए हुए होंगे उन सारे एग्जाम्पल्स को उठा के जब आप देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये भी एक चीज है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, वो भी एक न्यूमेरिकल है। ये सारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे वो सब एग्जाम्पल्स में एज अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है? याद रहेगा ये बात? ओके तो भैया अपने आज के इस सेशन को हम लोग, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त कर देते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।